बड़े भाई साहब। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। प्रस्तुत कहानी में एक बड़े भाई साहब हैं और एक उनका छोटा भाई है जो उनसे 5 साल छोटा है। परिवार में बड़ा भाई होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी आदर्शात्मक अपेक्षाएं की जाती हैं। वह स्वयं भी वही करते हैं जो उनके छोटे भाई के लिए आदर्श बन सके। इसलिए वह हर समय पढ़ाई करते रहते हैं और छोटे भाई पर कड़ी निगरानी रखते हैं। समय समय पर अपने छोटे भाई को पढ़ाई के प्रति गंभीर रूप से सचेत भी करते रहते हैं। इस आदर्श रूप को बनाने के लिए वह अपना बचपन भी खो बैठते हैं। इस कहानी में सार्थक पढ़ाई करने तथा शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। सबसे पहले बड़े भाई साहब के विषय में जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। कहानी में लेखक ने अपने बड़े भाई साहब को 14 वर्ष का बताया है। आयु में 5 वर्ष का अंतर होने पर भी वे लेखक से कक्षा में केवल 3 दर्जा आगे हैं। क्योंकि वह शिक्षा पाने के लिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना चाहते। वह तालीम रूपी भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। उनका विश्वास था कि बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान पायदार नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त वह लेखक की हर हरकत पर बारीक निगाह रखते थे और किसी भी गलती पर लेखक को खूब डांटते थे। बड़े भाई साहब अधिकांश समय अपनी पुस्तकें खोले बैठे रहते थे, किंतु उनका दिमाग कहीं और होता था। कई बार लेखक ने भाई साहब की कॉपियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनी देखी थीं। सिर्फ यही नहीं, वह कुछ विचित्र शब्दों को अपनी कॉपी पर लिखा करते थे जिसका अर्थ लेखक की समझ में कभी नहीं आता था और छोटा होने के कारण लेखक उनसे उन विचित्र शब्दों का अर्थ कभी भी नहीं पूछ पाया। आगे सुनते हैं कि बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या क्या निर्देश और नसीहतें देते थे। लेखक खेलकूद में बहुत रुचि लेता था और अवसर पाते ही हॉस्टल से बाहर निकलकर मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेलने या गप्पे मारने लगता था। जब वह इन गतिविधियों से निपटकर अपने कमरे में वापस आता तो भाई साहब उससे प्रश्न पूछने को हमेशा तैयार मिलते थे। कहाँ थे? यह प्रश्न सुनते ही लेखक कांप जाता था। इसके बाद बड़े भाई साहब के उपदेश चालू हो जाते थे जिसमें इस बात पर जोर होता था कि अंग्रेजी जैसे विषय को पढ़ना और समझना आसान नहीं है। यह जानते हुए भी लेखक अपना समय खेलने, कूदने और गप्पे हाँकने में लगा देता है। वह लेखक को इस बात के लिए लताड़ते कि यदि उसे पढ़ाई में रुचि नहीं है तो वह क्यों यहाँ रहकर दादाजी की मेहनत की कमाई को बेकार कर रहा है। कहानी में लेखक द्वारा पढ़ाई के संबंध में योजनाएं बनाने के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। बड़े भाई साहब से डांट खाकर लेखक को बहुत दुख होता और वह निराश हो जाता। ऐसे में वह पढ़ाई करने की योजना बनाता। सबसे पहले पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया जाता और इसमें सुबह से रात तक की हर गतिविधि को, खेलकूद को छोड़कर समय दिया जाता। लेकिन पहले ही दिन से उसका टाइम टेबल से ध्यान हट जाता और खेलकूद शुरू हो जाता। इसका परिणाम यह होता कि उसे भाई साहब की डांट और नसीहतें सुननी पड़ती। लेखक का परीक्षा परिणाम और बड़े भाई साहब का परीक्षा परिणाम। आइए सुनते हैं परीक्षा परिणाम के विषय में यह कहानी क्या कहती है। वार्षिक परीक्षाएं हो गई और परीक्षा फल निकला।
तो लेखक को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह कक्षा में प्रथम आया है, जबकि उसके बड़े भाई साहब फेल हो गए। ऐसे में उसका दिल किया कि वह जाकर बड़े भाई साहब से पूछे कि तुमने इतना पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार लिया। लेकिन लेखक छोटा था, इसलिए वह इन सब बातों को मन में ही सोचकर चुप रहा। अगले दिन उसने बड़े भाई साहब की डांट की चिंता किए बिना खेलने जाना आरंभ कर दिया। बड़े भाई साहब लेखक की इस निडरता को भांप चुके थे, इसलिए एक दिन उन्होंने लेखक को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि कक्षा में प्रथम आने से वह घमंडी हो गया है। उन्होंने रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि घमंड करना बुरी आदत है, घमंड व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। उन्होंने लेखक को घमंड त्याग कर पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा तथा साथ ही लेखक को यह भी बताया कि इस बार प्रथम आ गया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसे यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब वह उनकी कक्षा में आएगा तो दांतों पसीना आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना होगा, जिसमें 8 तो हेनरी हुए हैं, दर्जनों जेम्स और दर्जनों ही विलियम्स और कोड़ियों चार्ल्स। इनके नाम और काम याद करते करते चक्कर आने लगते हैं। ज्योमेट्री छात्रों का खून चूस लेती है। बड़े भाई साहब के अनुसार लेखक को अपने परीक्षा परिणाम पर जरा भी न घमंड करना चाहिए और न ही गर्व करना चाहिए। एक बार फिर बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं और लेखक दर्जे में अव्वल आते हैं। अगले वर्ष की परीक्षाएं हुई और लेखक फिर अपने दर्जे में अव्वल आया। बड़े भाई साहब ने दिन रात एक करके पढ़ाई की थी, लेकिन वह फिर फेल हो गए। लेखक को अपने भाई के फेल होने पर बहुत दुख हुआ और उन पर दया आई। इस बार लेखक और बड़े भाई के बीच केवल एक कक्षा का अंतर रह गया। एक बार लेखक को यह कुटिल बुरा विचार आया कि यदि इस बार भी बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं और वह पास हो गया तो दोनों एक ही दर्जे में पढ़ेंगे और उस समय बड़े भाई उसकी बेइज्जती नहीं कर पाएंगे। बड़े भाई साहब के व्यवहार में इस बार परिवर्तन आना तय था। दूसरी बार फेल होने पर उनके व्यवहार में परिवर्तन आया। इस बार भी फेल होने से बड़े भाई साहब बहुत दुखी थे। अब उनके व्यवहार में लेखक के प्रति जरा नरमी आ गई। उनको यह भी लगने लगा था कि अब उन्हें लेखक को डांटने का अधिकार नहीं रह गया। इसका फायदा उठाते हुए लेखक ने खेलने में अधिक समय लगाना शुरू कर दिया। अब वह पतंगबाजी में दोस्तों के साथ लगा रहता। इसके बाद भी वह इस बात का ध्यान अवश्य रखता कि कहीं उसके बड़े भाई साहब उसे यह सब करते देख न ले। अपने अधिकार को जताते हुए वे अनुभव का महत्व स्थापित करते हैं। बड़े भाई साहब का मानना है कि परीक्षा में पास होना या फेल होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है जिंदगी का अनुभव होना। बड़े भाई साहब ने लेखक को अनुभव का महत्व बताते हुए कहा कि हमारे दादा और अम्मा अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन यह उनका हक है कि वह हमें समझाएं। उन्होंने कई स्थितियों का उदाहरण देकर बताया कि तजुर्बेकार व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा न हो, फिर भी वह पढ़े लिखे कम अनुभवी व्यक्ति से अधिक समझदार होता है। उन्होंने अपने दादाजी, अम्मा जी और अपने हेडमास्टर का उदाहरण देकर लेखक को समझाया कि पढ़ा लिखा होना एक बात है और अनुभवी होना एक अलग बात। उन्होंने लेखक को समझाते हुए फिर कहा कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है। मैं बड़ा और अनुभवी होने के नाते तुम्हें राह से भटकने नहीं दूंगा, और यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं थप्पड़ भी मार सकता हूँ। कुल मिलाकर लेखक का स्पष्ट मत है कि बड़े भाई साहब यह मानते रहे कि अनुभव का महत्व है और अनुभव ही वास्तविक शिक्षा है।
ना सिर्फ बड़े भाई साहब ये मानते थे कि अनुभव का महत्व है, इस बात को लेखक की सहमति भी बराबर थी। लेखक बड़े भाई साहब की इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि बड़ा और अधिक अनुभवी होने के नाते बड़े भाई साहब को उससे अधिक समझ है। उसने बड़े भाई साहब से कहा कि आपको मुझसे यह सब कहने का पूरा अधिकार है। ऐसा सुनते ही बड़े भाई साहब ने लेखक को गले से लगा लिया और बोले कि मैं तुम्हें पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी दिल करता है कि मैं पतंग उड़ाऊं, पर यदि मैं ही ऐसा करने लगा तो तुम्हें किस प्रकार समझाऊंगा। उसी समय एक कटी हुई पतंग ऊपर से गुजरी और बड़े भाई साहब ने लपक कर उस कटी पतंग की डोर को पकड़ लिया और हॉस्टल की ओर दौड़े। लेखक भी अपने बड़े भाई के पीछे दौड़ा था। कहानी में शिक्षा के नाम पर छात्रों पर होने वाले अत्याचार का जिक्र भी किया गया है। बड़े भाई साहब के अनुसार जो कुछ किताबों में लिखा है उसे वैसा ही नहीं पढ़ा तो परीक्षा पास नहीं की जा सकती। वह समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखने का उदाहरण देकर परीक्षा लेने वालों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि यदि समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखा जाएगा तो यह समय की बर्बादी ही होगी। यह छात्रों पर अत्याचार है कि संक्षेप में लिखने को कहकर 4 पन्ने लिखवाए जाते हैं। लेखक को इन सब बातों के विषय में विस्तार से बताकर बड़े भाई साहब इस बात पर जोर देते हैं कि बड़ी कक्षा की पढ़ाई आसान नहीं है और भले ही जब फेल हो गए हो किंतु वह अनुभव में लेखक से बड़े हैं और सदैव बड़े ही रहेंगे। बड़े भाई साहब का कहना है कि उनका फेल होना उनकी गलती नहीं है, बल्कि परीक्षा लेने के तरीके में कमी है। परीक्षा लेने वालों को परीक्षा परिणाम देने में इस तरह की जल्दबाजी व इस तरह का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। किताबों पर आधारित रटी हुई शिक्षा के खिलाफ बड़े भाई साहब अपना फेल होना खड़ा करते हैं। व्यक्ति जिस चीज़ को छुपाता है और जिस बात से डरता है वह एक दिन रंगे हाथों पकड़ा जाता है। लेखक ने अपने आप को छुपाया, लेकिन लेखक का रंगे हाथों पतंगबाजी में पकड़े जाना यह बताता है कि बड़े भाई साहब अब भी उस पर नज़र रखे हुए थे। एक दिन लेखक एक कटी हुई पतंग लूटने जा रहा था कि बड़े भाई साहब ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और वहीं डांटना शुरू कर दिया कि 8वीं कक्षा में आकर भी वह इन लड़कों के साथ पतंग लूटने में उसे शर्म नहीं आती। कम से कम उसे अपनी पोजीशन का तो ध्यान रखना चाहिए। किसी ज़माने में इतने पढ़े लिखे लोग नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हो जाते थे और आज भी कई मिडिल पास लोग अखबारों के संपादक हैं। यह मान लिया कि तुम होशियार हो और यह भी हो सकता है कि तुम कल मेरी तरह मेरी ही कक्षा में आ जाओ या मेरे से भी आगे निकल जाओ। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता और तुम अपनी मनमानी करते रहोगे। कहानी में लेखक ने समूची शिक्षा के तौर तरीकों पर व्यंग किया है। लेखक ने कहा है कि रटकर पढ़ाई करना इसका साक्षात प्रमाण है। जो दिन रात पुस्तक के एक एक शब्द को रटते रहते हैं और उसका अर्थ जानने की कोशिश नहीं करते, इसके अतिरिक्त खेलकूद को व्यर्थ समझना भी सही नहीं है। लेखक के हिसाब से इस विचार से सहमत नहीं हुआ जा सकता। विषय को समझने के स्थान पर केवल रटने पर ही जोर देना व्यर्थ है। किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। लेखक ने कहानी में स्पष्ट कहा है कि इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। बड़े भाई साहब इम्तिहान पास होने को बहुत महत्व नहीं देते थे। वे कहते थे कि किताबें रट के पास तो हो सकते हैं, परंतु जीवन के अनुभव और बुद्धि के विकास से ही इंसान बुद्धिमान बनता है।
इसलिए इम्तिहान पास कर लेने से अधिक महत्वपूर्ण बात अनुभव का होना व व्यक्ति का बुद्धिमान होना है। इस प्रकार बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को इस तरह से जीवन का ज्ञान देते थे और इस ज्ञान देने की प्रक्रिया में उन्होंने अपना पूरा बचपन खो दिया। अंत में कहानी यह संदेश देती है कि हमें पढ़ाई को बोझ के रूप में न लेकर सहज रूप में लेना चाहिए। बोझ के रूप में लेने से परेशानी और बढ़ जाएगी। हमें पुस्तकों से मिलने वाली शिक्षा को रटने के स्थान पर समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि समझी हुई बातें लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती हैं। हमारे व्यक्तित्व के लिए पढ़ाई जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही खेल भी। हमें दोनों के मध्य संतुलन बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान शिक्षा पद्धति 21वीं सदी के विचारों के साथ आगे बढ़ रही है। 21वीं सदी के सभी कौशल विद्यार्थी में आए, इसके लिए नई शिक्षा योजना हमारे सामने है, जिसमें कौशल निर्माण व खेलकूद को बराबर महत्व दिया गया है। पाठ्यक्रमों को इस तरह से निर्धारित किया गया है कि विद्यार्थी को रटने की किसी भी स्तर पर आवश्यकता न पड़े। प्रत्येक विद्यार्थी अपने स्तर पर अपने तरीके से और अपनी गति से सीखकर आगे बढ़ सकता है। हमें नई शिक्षा व्यवस्था से काफ़ी उम्मीदें हैं और विद्यार्थियों को नई शिक्षा व्यवस्था का लाभ अवश्य लेना चाहिए। प्रेमचंद द्वारा लिखित यह कहानी हमें नई शिक्षा व्यवस्था में आगे और भी सुधार करते रहने की ओर प्रेरित करेगी। कहानी को ध्यानपूर्वक सुनने और गंभीर मुद्दों को समझने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार।